हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो आपके एग्जाम BEVAE यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट वाला पेपर है उससे रिलेटेड है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड सम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ जो आंसर्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों मेरे कुछ ओल्डर वीडियोस भी हैं जो कि मैंने जून 2025 में बनाए थे, जो कि आपको हमारे इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाके मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया हुआ है। और अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई भी गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बस आपको आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो सर्च करना है और इस तरीके से आपका गेस्ट पेपर हिंदी एंड इंग्लिश में अलग अलग हमारे पास अवेलेबल है। यू हैव टू पे ₹49 इफ यू वांट टू बाय द गेस्ट पेपर। और यहाँ पे ये नंबर गिवन है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वायरीज है तो। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका ब्रंटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या था। तो गाइज इसका जो शीर्षक था वो क्या था आपका, आर कॉमन फ्यूचर इसका शीर्षक था। तो ये जो आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, ब्रंटेड कमीशन रिपोर्ट, ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है और आपका ईयर से रिलेटेड है 1987। तो मे बी क्वेश्चन एग्जाम में ईयर से ईयर वाइज पूछा जा सकता है। और हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्लोबल डेफिनेशन जो है वो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गाइस किस चीज़ की बात की जाती है, बैलेंस करने की बात की जाती है कि अभी का जो हमारा इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है ना उसको हमें बैलेंस करना है और फ्यूचर में किसी भी जनरेशन के लिए जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें, वो ख़त्म ना हो। इस चीज़ का फोकस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है। हम सभी को पता है कि 17 जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं जो कि आपको ज़रूर याद करनी है, उससे आपको एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, कितने गोल्स हैं। सो 17 गोल्स हैं, ठीक है, जो कि कब अडॉप्ट किए गए थे, यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के द्वारा सन 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। और इनका एजेंडा है 2030 एजेंडा, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहाँ पे 17 टारगेट्स हैं जो कि ग्लोबल इश्यूज है ना उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि पहला टारगेट है क्या आपका, नो पॉवर्टी हो गया। सेकंड हो गया आपका जीरो हंगर। इस टाइप से उनके टारगेट्स हैं, लाइफ बिलो वाटर, इस टाइप के टारगेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिटर्मिनिज्म का जो टर्म है ये किसने दिया था। तो यहाँ पे आपका नाम है फ्रेडरिक रेडजिल। फ्रेडरिक रेडजिल जो है ना ये आपके कौन थे, एक जर्मन, जर्मनी के जोग्राफर थे, जर्मन जोग्राफर थे रेडजेल। और इन्होंने ये टर्म दिया है जिसका नाम है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, देखो बहुत सारा ना मैंने यूनिट वाइज कंटेंट लास्ट ईयर बनाया था, काफी अच्छा है और उस कंटेंट में काफी अच्छा एनालिसिस भी हमने प्रोवाइड किया है। तो आप चाहो तो मेरे ओल्डर जो वीडियोस है ना वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, वहां पे काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आप यूज कर सकते हो अपने फाइनल रिवीजन के लिए। तो रेडजेल आपके एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको यहाँ पे उन्होंने ये टर्म दिया है। ठीक है, अगले में आता है कि जो बायोस्फीयर का लैंड कंपोनेंट होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है हमने उसको वेरियस बायोस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो प्लैनेट है अलग अलग हमने किस में बांटा हुआ है दोस्तों, अपने प्लैनेट को अलग अलग स्पेयर्स में बांटा है। जैसे कि जो हमारा लैंड कंपोनेंट है दैट इज योर सॉलिड क्रस्ट, ये किसके अंदर आता है आपका, लिथोस्फेयर में आता है। वहीं हाइड्रोस्फेयर में आपका वाटर बॉडीज आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर में आपका क्या आ जाता है, जो एयर का ब्लैंकेट है पूरा वो आ जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये क्या करते हैं। तो ये किस क्या होते हैं, सबसे पहली चीज ये आपके होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स की जो कैटेगरी है ना वो आपकी आती है फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर। लाइक प्लांट्स दे आर यूजिंग सनलाइट, दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द
फोटो ऑटोट्रॉप्स। वही जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से, अमोनिया वगैरह से। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वहाँ पे एक इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज आता है। तो ये पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो ये समुदाय अवस्था है ये क्या होती है, कौन सी होती है, इसको बोलते हैं सेयर। ठीक है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर जो पूरा सीक्वेंस होता है ना कम्युनिटीज के डेवलपमेंट का, उसकी बात करते हैं। इसको सीरियल स्टेज भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको सल्फर साइकिल के अंदर बात करना है कि जो सल्फर साइकिल है उसके अंदर सल्फर का जो मेन रिजर्वायर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सल्फर साइकिल में हम देखते हैं कि जो मेन रिजर्वायर है ना वो आपके सॉइल के अंदर सेव होता है। मेपल, बीच, ओक, ये सारे आपके कौन से फॉरेस्ट हैं गाइस? दीज ऑल आर योर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। और ये ट्री की स्पीशीज होती है जो कि आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बायोम में पाई जाती है। यहाँ पे ऐसे ट्रीज होते हैं जो कम्प्लीटली अपनी लीव्स को ऑटम में शेड कर देते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द फ्रीजिंग विंटर। फिर ऑर्गेनिज्म जो अटैच टू द स्टेम, स्टेम से जो अटैच्ड होते हैं गाइस उन्हें एक्वेटिक इकोलॉजी में हम क्या कहते हैं? आपका पेरीफाइटन। ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर, जिसका हमें रूट देखने के लिए मिलता है, स्टेम देखने के लिए मिलता है, दे आर कंसिडर्ड एज द पेरीफाइटन्स। वहीं आपके जो न्यूस्टोन होते हैं, न्यूस्टोन क्या करते हैं दोस्तों? फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस। फिर आपके नेक्टॉन होते हैं जो कि क्या होते हैं? आपके फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, वो सारे आपके नेक्टॉन्स में आ जाते हैं। इंडिया में ग्रासलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम सबसे ज्यादा जुलाई और अगस्त के मंथ में आपका जो है पीक पे चला जाता है। तो भारत में घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार किस समय अधिकतम होता है? आंसर हो जाएगा आपका जुलाई अगस्त, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा हमारा ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम है ना, ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम किस पे डिपेंड करता है? हमारा सीजनल मॉनसून पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस वजह से तो पूरा जो पीक है इसका जुलाई अगस्त में होता है, जब रेनफॉल आती है, सॉइल के अंदर जो आपका मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लोटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल देना है, तो आपका हो जाएगा रिवर, क्योंकि लोटिक वाले में जो पानी होता है वो मूविंग होता है, रनिंग वाटर की यहाँ पे बात हो रही होती है। वेयर एज जो हमारा लैंटिक वाला इकोसिस्टम होता है उसमें हमारा जो पानी है गाइस वो कौन सा होता है? स्टैंडिंग वाटर होता है। तो दो टाइप के हो जाते हैं आपका लोटिक इकोसिस्टम, जिसमें वाटर इज मूविंग, इट इज रनिंग, एंड अनदर इज योर लैंटिक इकोसिस्टम जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, फॉर एग्जाम्पल इन द लेक, इन द पॉन्ड, किसी भी टाइप के स्वैम्प में ये हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है कि और जो आपका सॉइल लो है इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फर्टिलिटी, कौन सी सॉइल में सबसे कम हमें फर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है और ऑर्गेनिक मैटर भी लो देखने के लिए मिलता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा डेजर्ट सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे स्कार वेजिटेशन होता है, वहाँ पे काफी ज्यादा हमें इंटेंस हीट देखने के लिए मिलती है, इवेपोरेशन हाई होता है। सो ओवरऑल जो आपका डेजर्ट का सॉइल है वहाँ पे वेरी लो ऑर्गेनिक ह्यूमस कंटेंट हम देखते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज काफी मिनिमल हो रही होती हैं, हाई लेवल ऑफ मिनरल सॉल्ट्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि विच इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपका कुल हो जाएगा। देखो ये जो आपका बंडिंग है, मल्चिंग है, मॉइस्चर कंजर्वेशन है, ये सारे आपके सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। वाइल जो कुल है वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी मैनेज चैनल सिस्टम है जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज होता था और इरिगेशन के लिए यूज होता था, लाइक इन द हिमाचल प्रदेश। फिर आता है कि फाइनर पार्टिकल्स इन द वेस्ट वाटर, कैसे आप उनको सेटल कर सकते हो? तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं कॉस्टिक सोडा का। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो कॉस्टिक सोडा, जिसका जो अनदर नेम है दैट इज योर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, इसका अगला नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका यूज किया जाता है आपके वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में, इसको ऐड किया जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आता है कि विच इज नॉट अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्योर्स। खाद डालने से निम्न में से कौन सा लाभ नहीं होता है? कौन सा लाभ नहीं होता है? तो देखो, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसका एक बेनिफिट क्या है कि वो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। जब वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा तो वाटर रिटेंशन में हेल्प होगा, ओवरऑल सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर जो डिजॉल्व सॉल्ट है उसको रिमूव नहीं कर सकता, उसको लो नहीं कर सकता, है ना, और सॉइल की सैलिनिटी को लो नहीं कर सकता है। क्राउन फायर, क्राउन फायर कहाँ पर होती है? डेंस फॉरेस्ट के अंदर आपका क्राउन फायर होता है, जो कि एक डेंजरस टाइप का फॉरेस्ट फायर है, ठीक है ना। क्राउन फायर एक डेंजरस टाइप का आपका फॉरेस्ट फायर होता है जो कि हमें जनरली डेंस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप कैनोपीज वगैरह देखते हो ना, वहां पे। फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। इन सब में किसमें जो फॉरेस्ट है वो एक रोल प्ले नहीं करता। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेस्ट कार्बन सिंक का काम करता है, ना कि उसको रीजनरेट करने का काम करता है। फॉरेस्ट में फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, लॉक अवे कर देते हैं फ्रॉम द एयर। और रीजनरेशन वहाँ पे हमें किस चीज का देखने के लिए मिलता है? ऑक्सीजन का देखने के लिए मिलता है, ना कि CO2 का देखने के लिए मिलता है। अगले क्वेश्चन में आपको फॉरेस्ट का ओवरऑल गाइस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताना है। लाइक वन का जो आर्थिक महत्व है वो क्या होता है? तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होता है, क्लाइमेट मॉडरेशन में हेल्प करते हैं, इकोलॉजिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। जबकि जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है इसका कोई नहीं, मतलब देखो, क्लाइमेट कंट्रोल करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ये सारे इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। बट ये जो आपके इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं ये सारा हमें फॉरेस्ट से थोड़ी मिलता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज अर्थ पे किसकी पाई जाती हैं? तो गाइस इंसेक्ट्स की पाए जाते हैं। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें इंसेक्ट्स के देखने के लिए मिलते हैं, और मोर देन हाफ ऑफ ऑल द लिविंग स्पीशीज ग्लोबली आपको इंसेक्ट्स ही देखने के लिए मिलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोलॉजिकल अडेप्टेशन ये हमें यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज में देखने के लिए मिलता है। बिकॉज यहाँ पे जो कोल्ड बैरन हाई एल्टीट्यूड के डेजर्ट्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, लो ऑक्सीजन होती है, बट फिर भी वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स इनक्रेडिबली जो है वो ग्रो करते हैं। उनका रेयर सर्वाइवल अडेप्टेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर आपका है प्लेटेकेंथोम्स एंड स्पाइनी डॉर्माउस, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गाइस ये पाए जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन रेंज हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ के एंडेमिक स्पीशीज हैं, जैसे कि वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आपका मालाबार स्पाइनी डॉरमाउस पाया जाता है। अगला है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन सा स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए करेक्ट नहीं है? तो इट कवर्स 5% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आपको एक्सट्रीम स्पीशीज रिचनेस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, वो आपका एक हॉटस्पॉट होता है। फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली आपका यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी है, क्योंकि सोलर विंड और जियोथर्मल आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है जहाँ पे आपको मोस्ट सुटेबल फ्यूल बताना है फॉर अ फ्यूल सेल। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाता है, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट आइडियल फ्यूल, एंड क्लीन फ्यूल सेल्स में के लिए ये होता है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है फर्स्ट टाइडल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया था? तो विजिंजम में। विजिंजम जो है लोकेटेड है नियर जो आपका केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम के पास। और वहाँ पे इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया था। स्लज गैस, स्लज में जो गैस होती है, स्लज होता है ना आपका जो सीवेज वगैरह होता है, उसमें मीथेन पाया जाता है, ठीक है। 60 to 70% वॉल्यूम उसमें आपको मीथेन का मिलेगा। इन्वेजिव जो स्पीशीज होती हैं वो स्किन एलर्जी करती है। कौन सी ऐसी स्पीशीज है? जो है आपकी कांग्रेस वीड इसका नाम है, और इसका साइंटिफिक नेम भी है, एंड ये भी शायद आपके बुक में दिया गया था, परथेनियम हाइस्ट्रोफोरस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये गाइस नॉन नेटिव है, इसको कांग्रेस वीड कहते हैं। और ये टॉक्सिक पॉलेंस को जनरेट करता है, जिससे कि स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, अस्थमा तक हो जाता है ह्यूमंस को। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का इसमें एग्जांपल आपका क्रोकोडाइल है। देखो सिलेक्टिव जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या करता है
कि जो आपके स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उनके यूनिक ट्रेड्स की वजह से। तो क्रोकोडाइल्स को आप क्या देखते हो कि सीवियरली हंट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, क्योंकि उनके पास एक डिस्टिंक्ट कमोडिटी की तरह उनका प्राइस हाई था, लग्जरी जो है एक्सोटिक लेदर के लिए उनको किया जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग? सो द आंसर इज वाइल्ड, जबकि आपका वेल, डियर, स्नेक वगैरह इनको कमर्शियल हंटिंग सिस्टम के अंदर काफी बार टारगेट किया गया है। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन वाइल्ड है ऐसा है, उसने हैबिटेट लॉस को झेला है, लीगल वो प्रोटेक्टेड है। इन सितु और आपका एक्स सितु कंजर्वेशन होता है। इन सितु का मतलब क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे विद इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन स्पीशीज को। तो यहाँ पे आपके नेशनल पार्क्स और जो आपकी सेंचुरीज हैं वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर अगला है प्रीडोमिनेंटली एक इंडोर पॉल्यूटेंट आपका क्या है? तो रेडन। रेडन एक रेडियो एक्टिव गैस होती है जो कि यूरेनियम से आता है, ठीक है। जब यूरेनियम अंडरलाइंग सॉइल्स में ब्रेक डाउन करता है तो साइलेंटली ये बेसमेंट्स के फाउंडेशंस, मतलब एक डेंजरस सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, लंग कैंसर का। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इसमें आपका होता है ओजोन। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आपके जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं और आपके होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी वाले होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से आते हैं, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह से आ रहे हैं। वहीं ग्राउंड लेवल ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह होता है। जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वहां पे कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल था? आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। सो ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर को हुई थी 1984 को भोपाल के अंदर। उसके बाद आपको बताना है एमपीएन किस चीज को डिटेक्ट करता है? जो एमपीएन है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, ये एक मेथड होता है, ठीक है। एमपीएन गाइस क्या होता है आपका? एक मेथड होता है जो कि वाटर के क्वालिटी को चेक करने में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एमपीएन है ये पहचान करता है आपका COLI इसका, जो कि एक सीवेज कंटामिनेशन होता है। फिर आता है कि फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट का जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, ओके, वो क्या होता है? आपका कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग क्या है? स्लज को जब हैंडल करते हैं तो कंडीशनिंग एक प्रकार का गाइस क्या है आपका? फिजिकल और केमिकल काइंड ऑफ योर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे आपके जो पॉलीमर्स होते हैं, जो आपके केमिकल्स होते हैं ना, उनको मिक्स किया जाता है इनटू क्लम्प स्मॉल पार्टिकल्स, ताकि फाइनली जो स्लज है उसमें से वाटर को रिमूव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 36 है जहाँ पे आपको एक्सलेंट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड डिस्पोजल बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंसीनरेशन, जहाँ पे हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं कंबशन चैम्बर्स के अंदर। नॉट अ स्लज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो आपका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो वेस्ट वाटर है वहां पे आपका डाइजेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मास, ये होता है आपका डाइजेशन। कंडीशनिंग होता है जहाँ पे आप पार्टिकल्स को प्रिपेयर करते हो, इज टू प्रिपेयर पार्टिकल्स, दैट इज कंडीशनिंग। लगूनिंग क्या होता है? जहाँ पे आप ड्राई करते हो मॉइस्चर को, ड्राई आउट मॉइस्चर आपका लगूनिंग है। सॉलिडिफिकेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी और चीज में यूज होती है, जिसे हम कहते हैं कि जो आपका इंडस्ट्रीज का टॉक्सिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, इसको रिमूव करने में यूज होती है। आईपीसीसी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आईपीसीसी की स्थापना आपके WMO। आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज योर आईपीसीसी। और आपका जो WMO है, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे आपका हो जाता है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है।
नॉट अ वन ऑफ अ NPC मिशन, यहाँ पे आपका नेशनल लिटरेसी मिशन हो जाएगा। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आपका है NAPCC। क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जहाँ पे 8 डेडिकेटेड एनवायरमेंटल मिशंस की बात होती है, जिसमें वाटर, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक लिटरेसी मिशन है। तो आपका जो लिटरेसी मिशन है वो एंटायरली एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये इसका पार्ट नहीं है। ओजोन डे कब मनाते हैं? तो 16 को मनाया जाता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के 48A और 51A में है। और नॉट अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एनिमल, तो कैमल इसके अंदर आपका नहीं आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ओजोन डे गाइस ग्लोबली मनाया जाता है 16 को, ध्यान कर लेना है आपको। और आर्टिकल है आपके जो आर्टिकल 48A जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, वो आपके 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। और दूसरा 51AG भी आपका अमेंडमेंट के द्वारा ही जोड़ा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से डील करता है? क्योटो प्रोटोकॉल गाइस आपका डील करता है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताना है डिजीज के कारणों की स्टडी जो है वो होती है आपकी एटियोलॉजी। और ये मेडिकल साइंस का ही एक ब्रांच है जो स्ट्रिक्टली गाइस डिवोटेड है। किस चीज के लिए डिवोटेड है? टू इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, कि डिजीज का डेवलपमेंट आखिर कैसे हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हैजार्ड? भूवैज्ञानिक वाला, तो इसमें आपका हीट वेव्स आ जाएगा। सुनामी, सुनामी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्मिक सी वेव्स के नाम से सुनामी को जाना जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो सिस्मिक सी वेव सुनामीज आर नॉट ड्रिवन बाय डेली ग्रेविटेशनल चेंजेस और टाइड से नहीं आते। ये मैसिव ओशन वेव्स होते हैं जो कि अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं। फिर आता है कि साइलेंट वैली कौन सी आपकी जो रिवर है, ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे है आपका अलोंग द कुंती रिवर। और ये मूवमेंट भी था साइलेंट वैली मूवमेंट आपका। फिर आता है कि विच व्यू कंसिडर्ड नेचर एज द मदर? विच व्यू कंसिडर्ड? तो इंडियन व्यू, जो इंडियन एनवायरमेंटल फिलोसफी है ना, वो नेचर को काफी ज्यादा सेक्रेड मानता है और लाइफ गिविंग मदर की तरह मानता है। होल्डिंग मीटिंग्स एट द रिमोट लोकेशन टू रिड्यूस द पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये क्या है? प्रोसीजरल इनिक्विटी है, जहाँ पे इंटेंशनली शेड्यूल किया जाता है इंपॉर्टेंट हियरिंग्स को एनवायरमेंट पे दूर दराज के लोकेशंस पे। और ये प्रोसीजरल इनिक्विटी का यूज करते हैं। फाइनल आपका है डोमिनेशन व्यू टुवर्ड्स द नेचर, आपका इको फेमिनिज्म है जो हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल लिंक। जो आपका पेट्रियार्की है जो ये कहता है कि वुमेन का प्लस नेचर का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ आपकी पेट्रियार्कल जो आइडियाज हैं, आपकी जो पितृसत्ता है वो है। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। आई होप कि आपको ऑल 50 क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। मेरे ओल्डर वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे और कॉन्सेप्ट्स को आपके इस एग्ज़ाम के लिए कवर किया है। आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जो 50 क्वेश्चन हम बता रहे हैं सिर्फ वही आएंगे। आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन, अराउंड 200 से 250 क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। उसमें से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना। और कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आए हैं उन्हें आप अलग से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको गेस्ट पेपर का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वायरीज है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स को व्हाट्सएप कर सकते हो।